गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा बैंकिंग के जो टेस्ट है उनका एनालिसिस चल रहा है और उसी सीरीज के अंदर एक सेट है आज हमारे पास SKPO1 AA YKN, है ना। इसकी जो मैं कहता हूँ कि जो नोट्स है वो आपके पास हैं, ठीक है। वो आपको डिलीवर कर रखे हैं जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में क्लास लगाते हैं। और सॉल्यूशन बेटा अब इस सेट का मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है जी। नेम इसका सामने है। 1 to 10 क्वेश्चन है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज। और बेटा क्वेश्चन है किसके ऊपर? पैसेज के ऊपर। इस पैसेज को पढ़ के आंसर करने हैं। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले हमें, जैसा मैं हमेशा की तरह बताता हूं आपको, कि पैसेज को एक बार पूरा पढ़ना नहीं है, पहले इसके क्वेश्चन देख लेने हैं। कभी कभार एंटोनियम सिनोनिम के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, ट्यूनिंग वर्ड हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इम्पेडिमेंट्स वर्ड लिखा गया है, स्टिफ वर्ड लिखा गया है, ठीक है। आपका वास्ट वर्ड लिखा गया है, स्टीड फास्टली लिखा गया है, तो ये रेजिलियंस लिखा गया है। इनसे कुछ एंटोनियम स्टूडेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से 7 के आंसर कर लेते हैं। ये कहता है चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग बोले तो सवाल किसका? सिनोनियम्स का क्वेश्चन आ गया। अगर सवाल सिनोनियम्स का आ गया तो बता दीजिए बेटा स्टीड फास्टली क्या होता है। स्टीड फास्टली होता है बेटा पक्के इरादे से। पक्के इरादे से मजबूती के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास के साथ, मजबूती के साथ बेटा फेथफुली होता है। क्या होता है? फेथफुली होता है। क्विकली तेजी से होता है। एडवर्सली विपरीत तरीके से होता है। वॉयलेंटली हिंसक रूप से होता है। रिलीजियसली धार्मिक रूप से होता है। ये आंसर नहीं बनेंगे, आंसर बनेगा फिफ्थ। क्या फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन फिफ्थ आया, क्या इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा? नहीं पढ़ना पड़ा बेटा, है ना। नेक्स्ट आइए, रेजिलियंस। रेजिलियंस बेटा किसी आदमी के अंदर लचीलापन होता है, ठीक है, कि किस तरीके से वो अपने आप को मतलब माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उसे रेजिलियंस कहा जाता है। क्वाइटनिंग तो चुप रहना होता है, गलत बात है। एग्जिस्टेंस होता है मतलब एग्जिस्ट करना, चीजों के अंदर बने रहना। एम्पलीफाइंग होता है तेज करना। रेजुविनेट होता है पुनर्जीवित कर देना, पुनर्जागरण हो जाना, चीजों का नया हो जाना, कायाकल्प हो जाना। लेकिन बेटा इसका सिनोनियम्स बनेगा अडेप्टेबिलिटी। जिस बंदे के अंदर रेजिलियंस है, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, उसके अंदर अनुकूलता है, वो अपने आप को ढाल लेगा। उसके अंदर मैं कह दूं कि कॉम्प्रोमाइज करने की एबिलिटी है ना। तो आंसर बनेगा अडेप्टेबिलिटी। फिर बेटा प्रूनिंग। बेटा प्रूनिंग का मतलब होता है छंटनी करना, छांटना। छंटनी होगी, छांटी जाएंगी चीजें। तो बेटा कट ऑफ वर्ड आपने सुना होगा कि इतने पे कट ऑफ लगी है तो इतने बच्चे छांट लिए गए हैं। कट ऑफ भी होता है छंटनी करना। तो छंटनी कर ली जाएगी चीजें तो कम की जाएंगी चीजें। कम की जाएंगी तो बेटा चीजें क्या की जाएंगी? ट्रिम की जाएंगी। क्या की जाएंगी? ट्रिम, है ना। ट्रिमिंग, ट्रिमर्स वगैरह आपने सुने होंगे। तो ट्रिमिंग और प्रूनिंग का मतलब छंटनी करना है, कम करना होता है। एक्टिवेटिंग सिनोनियम नहीं होगा, पनिशिंग नहीं होगा, इंपावरिंग नहीं होगा और इंक्रेजिंग भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन उड़ा दिए बिना पैसेज पढ़े। अब 8 से 10 वाले उड़ाने हैं बेटा। क्या बताना है? अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है तो आ जाइए किसका? स्टिफ का। स्टिफ तो कड़ा होता है, स्टिफ तो काफी सख्त होता है। स्टिफ जिद्दी, कड़ा, सख्त, इस टाइप के वर्ड आते हैं स्टिफ के लिए। इसका क्या बताना है? इसका एंटोनियम बेटा जिद्दी, स्टिफ, कड़ा। इसका अपोजिट यील्डिंग। यील्डिंग होता है आसानी से बात मान लेने वाला। यील्डिंग होता है पोलाइट, हम्बल, सबमिसिव, ठीक है, इसे यील्डिंग कहा जाता है। स्टिफ होता है क्या? स्टबन जैसा बेटा, जिद्दी जैसा। तो बेटा ये जो ऑप्शन है 1, 3, 5 और सेकंड, ये इसके लिए अपोजिट नहीं बनेंगे। स्टिफ का अपोजिट बनेगा यील्डिंग, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। 9th क्वेश्चन है वास्ट। वास्ट तो बेटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है वास्ट। और वास्ट का अपोजिट बताना है बेटा। एक चीज आप हमेशा समझना बेटा, एक वर्ड आता है मेजर। मेजर का अपोजिट माइनर होता है बेटा। वास्ट को अत्यधिक कहते हैं और अत्यधिक का अपोजिट होगा बेटा अल्प। क्या होगा? अल्प। कम जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कम, है ना। तो याद रखना बेटा वास्ट का अपोजिट मीगर होगा। क्या होगा? मीगर। मेजर का अपोजिट माइनर होगा। मिनट भी नहीं होगा। इनटेंजिबल। बेटा इनटेंजिबल वो चीज होती है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। टेंजिबल होता है स्पर्श करने लायक, इनटेंजिबल जिसे स्पर्श ना किया जा सके। बेटा वास्ट का ही क्या है? सिनोनियम्स ही तो है इन्यूमरेबल। एक ऐसी चीज जिसको आप कोई नंबर ना दे सके, इसका मतलब वो चीज गिनी नहीं जा सकती। वो चीज गिनी नहीं जा सकती तो बेटा इसका मतलब वास्ट का सिनोनियम्स क्या बना? इन्यूमरेबल बना बेटा। क्या बना? इन्यूमरेबल बना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन उड़ा दिए बिना पैसेज पढ़े, उड़ा दिए। कहां से स्टार्ट किया था? 5 नंबर से स्टार्ट किया था शायद अपन ने। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अच्छा 10 और रहता है बेटा इम्पेडिमेंट्स। क्लास में बहुत बार ट्रिक पढ़ाता हूं मैं इसकी। इम्पेडिमेंट्स का मतलब बाधाएं होती है बेटा, हर्डल्स होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। और बाधाएं, ऑब्स्टेकल, हर्डल्स का क्या बताना है?
अपोजिट बेटा फर्दरेंस होता है। फर्दरेंस का मतलब चीजें लगातार आगे बढ़ती जाए, और ज्यादा फर्दर है ना, प्रोग्रेस करती जाए, एडवांस करती जाए, कोई उसमें दिक्कत और बाधा ना आए, इसे कहते हैं फर्दरेंस, है ना। तो इम्पेडिमेंट का एंटोनियम क्या बनेगा? फर्दरेंस वर्ड बनेगा बेटा, क्या बनेगा? फर्दरेंस, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे अपने बेटा? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब कुछ सवाल किसके बच गए? अब बच गए बेटा पैसिव से रिलेटेड। अब आ जाते हैं पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। दी इशिकावा मिशन ड्यूरिंग इट्स विजिट टू इंडिया, जब इशिकावा मिशन आया अपनी यात्रा, अपनी विजिट कहां पे? भारत लेकर के, एम्फसाइज्ड ऑन, उसने किस बात पर बल दिया, किस बात पर जोर दिया था? फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया, नीड फॉर रिमूविंग पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स। नीड फॉर रिमूविंग पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स, अच्छा अच्छा। नीड फॉर अ स्टिफ कंपटीशन। अच्छा एक बात बताइए, मान लो ये इस्कावा मिशन भारत आया, ठीक है, इसने क्या कहा? पहले इनकी लाइनों को देखते हैं। इस्कावा मिशन ये रहा भाई, इस्कावा मिशन ये रहा, ठीक है। इसने क्या किया? इसने कहा जापानीज बिजनेस सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय इश्कावा मिशन कॉल्ड अटेंशन ऑफ देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स। इसने अपने भारतीय जो थे बेटा उनका अटेंशन, ध्यान खींचा किनकी तरफ? दैट दे कंसीडर टू बी मेजर इंपेडिमेंट्स इन इंडिया। अच्छा, कि आप हमें बहुत बड़ा इंपेडिमेंट्स मान रहे हो भारत में। फिर उसके बाद में क्या कहा जा रहा है? दोज इंपेडिमेंट्स ईदर हैव बीन रिमूव्ड और नाउ आर ऑन देयर वे आउट। और फिर कहा जा रहा है हाउएवर थैंक्स टू ऑलमोस्ट रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स पुट इनटू इफेक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए जापान वालों ने कहा कि हमें लेकर के भारत के अंदर बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, और फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन इंपेडिमेंट्स को हैव बीन रिमूव्ड, इन्हें रिमूव किया जा चुका है, और या फिर ऑन देयर वे आउट, और या फिर ये रिमूव होने वाली है। तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब इस्कावा मिशन क्या बात लेकर के आया था? ये इस्कावा मिशन बात लेकर के आया था कि हमें जो बाधाएं आ रही है भारत के अंदर, आप उन्हें रिमूव कर दो, और इंडियन गवर्नमेंट ने वो इंपेडिमेंट्स रिमूव कर दी बेटा, ठीक है। तो ये यहां से क्वेश्चन बना, इस्कावा मिशन जो इंडिया के विजिट पे था उसने किस बात पे जोर दिया? उसने इसी बात पे जोर दिया कि जी आप इन बाधाओं को दूर कर दो जी। नीड फॉर रिमूविंग पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स, है ना। नीड फॉर अ स्टिफ कंपटीशन के ऊपर जोर नहीं दिया उन्होंने। स्ट्राइकिंग डाउन रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स, की रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को कम कर दो, या फिर फर्दर ये भी हो सकता है क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे? फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई है ना। कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर बात ही नहीं हुई बेटा, है ना, कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुई बात, है ना। यहाँ पे आंसर ही ये बनेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा? उन पॉलिसी को, है ना, क्या करना पड़ेगा? जरूरत है हमें रिमूविंग पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स, है ना। उन पॉलिसीज की वजह से, जिनकी वजह से हर्डल आ रही है, उनको, है ना, हमें रिमूव करने की जरूरत है बेटा, उन बाधाओं को हटाने की। How did the Indian government react to the hurdles in the way of bilateral trade between India and Japan? अब बेटा जो बाधाएं आ रही थी द्विपक्षीय व्यापार के अंदर भारत और जापान के अंदर, इसमें भारत सरकार ने क्या किया फिर उन हर्डल्स का? ब्यूरोक्रेसी सक्सीडेड इन मेंटेनिंग अ स्टेटस क्यू, मतलब उन हर्डल्स को उसी स्थिति में रहने दिया जहां पे वो पहले पड़ी थी। इनमें हमारी ब्यूरोक्रेसी कामयाब होगी? गलत बात। हमने बेटा उन हर्डल्स को हटा दिया था। द गवर्नमेंट एग्रीड फॉर रिमूवल ऑफ दीज हर्डल्स। मुझे तो ये सही आंसर नजर आ रहा है। यहां पे बोल दिया इट फेल टू रिमूव दीज हर्डल्स, भारत सरकार इन समस्याओं को हटाने में नाकामयाब होगी? गलत बात। द जापानीज डेलीगेशन कुडंट फोर्सफुली आर्ग्यू देयर केस, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को आर्ग्यू नहीं किया जापान वालों ने? गलत बात। इसका मतलब अगर जापान वाले अच्छे तरीके से केस को आर्ग्यू करते तो वो हर्डल हट जाती? नहीं भाई, ऐसा है ही नहीं। गवर्नमेंट थॉट इट, भारत सरकार ने इसे सोचा, वॉज अगेंस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इंडिया ने सोचा ये जापानी लोग तो भाई गलत है कुछ, है ना, हमने उनकी चीज को क्या मान लिया? हमने उनकी चीज को खिलाफ मान लिया लिबरलाइजेशन के। गलत बात है, नहीं माना हमने। हमारी सरकार ने जापान के कहते ही उन हर्डल्स को क्या कर दिया था? हटा दिया था बेटा। सेकंड का फर्स्ट आएगा। थर्ड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जापानीज इन्वेस्टमेंट इन एशियन नेशंस? बेटा फटाफट से एशियन नेशंस देख लीजिए, पैसेज में कहा है? यहां पे कोई एशियन नेशंस का जिक्र है? कहीं भी देख लीजिए बेटा, एक वर्ड देखिए एशियन नेशंस, कहीं नहीं है। यहां पे ये जरूर है नॉर्थ साउथ कन्फ्रंटेशन, लेकिन ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है।
यहाँ पे कोई एशियन नेशंस नहीं लिखा गया। इस स्लाइड में इस स्लाइड में जापान का भारत का जिक्र है, इस स्लाइड में फिर से जापानीज का जिक्र है, इसमें एक नाम जरूर जुड़ा है बेटा, कौन सा, चाइना, और कुछ लिखा नहीं गया। भाई नहीं लिखा गया तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज का कोई ज्यादा बड़ा इतिहास पैसेज में है ही नहीं। द पैसेज डजंट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, एशियन कंट्रीज के बारे में पैसेज पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है, एक भारत, जापान और चाइना का जिक्र है बस। ठीक है। फोर्थ, which of the following is true about the author's view regarding India's participation in world trade? कौन सी लाइन सच है ऑथर के मुताबिक कि भारत की कैसी भागीदारी है वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व व्यापार में भारत की कैसी भागीदारी है, इसके बारे में ऑथर की कौन सी बात सच है। इंडिया शुड रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एफर्ट्स, बेटा एक बात बताइए, थर्ड ऑप्शन को पढ़िए, क्या ऑप्शंस में ऐसी बातें, इंडिया शुड रेफ्रेन फ्रॉम, भारत को बचना चाहिए अपने प्रयास करने से कि वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ा सके, मतलब भारत को अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के प्रयास नहीं करने चाहिए। अरे गलत बात है यार। इंडिया नीड्स टू फर्स्ट स्ट्रेंथन इट्स डेमोक्रेसी, सबसे पहले भारत को अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखना पड़ेगा भाई वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्या चीज है ना भारत की अच्छी मानी गई है लेखक के मुताबिक। देखो भाई वर्ल्ड ट्रेड के लिए भारत की कौन सी चीज अच्छी है, ये देखो, बियॉन्ड अवर बाइलेटरल रिलेशनशिप, हमारे द्विपक्षीय संबंध से परे क्या है, इंडियाज मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी इज नीडेड, उसकी हमें जरूरत है। इंडिया सर्टेनली डिजर्व्स अ फार बिगर शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कंसीडरिंग इट्स वास्ट रिसोर्सेज, बेटा भारत के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वर्ल्ड ट्रेड का बेटा बिगेस्ट शेयर है, सबसे बड़ा क्या है बेटा, साझेदार है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, अगर ये बात कही है पैसेज में ऑथर ने तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कि हमारा बहुत अच्छे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बेटा फर्स्ट लाइन इसका आंसर आ गया, इंडिया शुड एक्टिवली कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे एज इट हैड ट्रिमेंडियस रिसोर्सेज। ठीक है, भारत को अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे भारत के पास क्या है, काफी ट्रिमेंडियस रिसोर्सेज हैं जिससे वर्ल्ड ट्रेड को बहुत ज्यादा इजाफा मिल सकता है, और भारत की वजह से, किसकी वजह से, भारत की वजह से। तो बेटा यहां से ये ऑप्शन चले जाएंगे, फोर्थ का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट। 5 टू, अच्छा फिफ्थ पढ़ाई दिया, सिक्स हो ही गया, सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया भाई, नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, 11th पे आ जाइए, 11 से 15 क्या बताने हैं भाई, देखेंगे, ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। चलिए ये लो भाई, ब्लैंक्स बताना है, क्लोजेस्ट आ गया हमारा। द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर मोस्टली फ्रॉम दिस, जो वीकर सेक्शन है ना बेटा, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब तबका है हमारी ग्रामीण जनसंख्या का, आर मोस्टली फ्रॉम, वो ज्यादातर है फ्रॉम सोशियो एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड, from the socially and economically backward and dash section of village community। ये कहता है कि हमारा जो वीकर सेक्शन है ना, वो एक तो हमारे सोशली सेक्शन से है, एक हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से, और तीसरा डिफरेंट सेक्शन से। अरे गलत है, प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार जिन सेक्शंस को मिला हुआ है, जिनको प्रिविलेज मिल गया, जिनको विशेषाधिकार मिल गया, वो बैकवर्ड नहीं रहेंगे भाई, उनके तो कुछ राइट्स हो गए। रिच रिच कैसे बैकवर्ड में आ जाएंगे, फॉरवर्ड जो अपने आप में आगे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे बैकवर्ड में आ जाएंगे। ब्लैंक में आंसर आएगा बेटा डिप्रेस्ड, क्या आएगा, डिप्रेस्ड। द वीकर सेक्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन आर मोस्टली फ्रॉम द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ये विलेज कम्युनिटी का डिप्रेस सेक्शन होता है बेटा, बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाते, इनकी मतलब असाक्षरता की वजह से, या फिर इनके किसकी वजह से, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, इनकी जो वित्तीय मुसीबत है बेटा, इसकी वजह से क्या होता है इन गरीब लोगों के साथ, दे आर नॉट रीडली, मतलब वो अच्छे तरीके से क्या नहीं होते, डैश टू चेंज देयर वर्क हैबिट्स, कि वो, अच्छा एक बात बताइए बेटा, एक तो अच्छे तरीके से पढ़े लिखे नहीं होते, इन्हें इस बात का पता नहीं होता कि नई नई स्कीम्स आई हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो कुछ टाइम के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जब इन्हें जाकर कोई कहता है कि ये काम आप शुरू करके देख लो, तो ये बंदे कहते हैं नहीं भाई साहब, मालिक की दया से बढ़िया चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, इससे पंगा ले लेंगे, कुछ 50 60 70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दें, कल को ना चली तो भाई इस काम से भी जाते रहेंगे। इसका मतलब ये बंदे बहुत ज़्यादा अनविलिंग है और अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं। किसकी वजह से, इसके पीछे कारण है बेटा क्या, कि लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, है ना, इसकी वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है,
ये कहता है कि बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी दे आर नॉट रेडीली डैश टू चेंज देयर वर्क हैबिट, ये अपनी वर्क हैबिट को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ना ही ये बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए एग्री है, आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए भी ये इच्छुक नहीं है। तो बता दो भाई क्या आएगा यहाँ पे, दे आर नॉट रेडीली वट, अच्छा 12वां आ गया, अच्छा सॉरी, अच्छा दूसरा आ गया यहाँ पे, असल में क्वेश्चन बेटा 12वां चल रहा है, ये क्वेश्चन 11वां था, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, नॉट रेडीली, मैंने क्या कहा, इच्छुक नहीं है, इच्छुक नहीं है तो बेटा आंसर आ गया विलिंग, क्या आ गया, विलिंग। दे आर नॉट रेडीली विलिंग टू चेंज देयर वर्क हैबिट्स, है ना बेटा, ये दे आर नॉट रेडीली फीलिंग टू चेंज, अरे भाई ये फीलिंग फालिंग मत लो भाई साहब, कि अपनी फीलिंग को चेंज करने के योग्य नहीं है ना भाई, फीलिंग तो चेंज कर ले, लेकिन गरीबी है, करेगी इसके साथ चेंज फीलिंग, है ना भाई, कहानी खराब हो जाएगी, है ना, बर्गर पिज्जा करवाने, है ना, शॉपिंग करवानी, फिल्म दिखानी, है ना, मूवी में जाना, थिएटर जाना वगैरह वगैरह, ना कहाँ से करेंगे बेचारे, है ना, फीलिंग तो चेंज होती है इनके बेचारों की, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा। बीइंग श्योर अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड्स, ये इतने श्योर होते अपने परंपरागत तौर तरीकों के प्रति, that they are dashed to take to improve equipment and technique which require some time। तो देखो बेटा ये फिर से वही बात आ रही है कि इतने ज्यादा श्योर हो जाते अपने परंपरागत तरीकों के प्रति, दैट दे आर डैश टू टेक, फिर से बेटा दे आर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मीनिंग ही होता है अनविलिंग, कि ये इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, इतनी ने आदत पड़ जाते हैं अपने परंपरागत तरीकों की, कि दे आर रिलक्टेंट, ये अनिच्छुक हो जाते हैं, और ये बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करते अपने इक्विपमेंट और टेक्निक्स में, विच रिक्वायर, और बेटा ये कुछ टेक्निक्स के अंदर इंप्रूव कर लें तो ऐसी टेक्निक्स है विच रिक्वायर सम टाइम टू गेट, और ये ऐसी टेक्निक्स है जिनके अंदर थोड़ा बहुत वक्त लगता है, लेकिन बंदा टू गेट क्या हो जाता है, अकस्टम्ड, बोले तो मतलब अभ्यस्त हो जाता है, ठीक है, अकस्टम्ड फॉर डैश वर्क, अकस्टम्ड फॉर डैश वर्क, बेटा मोनोटोनस वर्क, एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, उसका बंदा अकस्टम्ड हो जाएगा, तो क्या वो मोनोटोनस वर्क करेगा, क्या वो नीरस काम करेगा, अरे भाई टेक्नोलॉजी सीख ली, टेक्निक सीख ली, मशीनें ले आया, तो मोनोटोनस वर्क कैसे होगा, गलत बात है, वेस्टफुल वर्क कैसे होगा, गलत बात है, ठीक है। इसने एक वर्ड लिखा कि वो अकस्टम्ड हो जाएगा रूटीन वर्क का, अरे भाई रूटीन वर्क का तो वो अब भी एक अकस्टम्ड है, वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, वो कस्टम्ड हो जाएगा एक्सेसिव वर्क का, बहुत ज्यादा काम करने का, अरे भाई क्या पता काम तो अब भी बहुत ज्यादा करता हो वो, लेकिन बेटा क्या, इसमें एक वर्ड आएगा बेटा क्या, कि विच रिक्वायर सम टाइम टू गेट अकस्टम्ड फॉर इफेक्टिव वर्क, बड़ा प्रभावी काम, है ना, जिस काम का जलवा हो, है ना, उस काम के प्रति क्या होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इन टेक्निक से, लेकिन बंदा क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, उनका कस्टम्ड हो जाएगा। 15th पे आओ, आफ्टर होल्डिंग अ नंबर ऑफ ग्रुप मीटिंग्स विद रूरल पीपल, ठीक है, मतलब कुछ मीटिंग्स होल्ड करने के बाद किनके साथ, रूरल पीपल मतलब ग्रामीण लोगों के साथ, बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशन, जिनका अलग अलग कारोबार है, एंड सेपरेट ओवर द एंटायर कंट्री, जो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं फैले हुए हैं ऐसे लोग, वी कैन सेफली से, हम अच्छे तरीके से इस बात को कह सकते हैं, दैट पर्संस इन द विलेज, कि जो गांव के अंदर लोग हैं, आर नॉट डैश फॉर ट्रेनिंग, कि वो ट्रेनिंग के लिए क्या नहीं है, कैपेबल, योग्य नहीं है, अरे योग्य तो है भाई साहब, उन बंदों को मनाए कौन, है ना, एंटागोनिस्टिक होता विरोधी, क्या वो विरोधी नहीं है, अरे गलत बात, क्या वो अनविलिंग है, अच्छा वहां पे नोट लिखा हुआ है, नोट का मतलब नहीं है, और अनविलिंग मतलब विलिंग नहीं है, तो नोट के साथ मान लो वहां पे नोट है, और नोट के साथ अनविलिंग लगाने का मतलब समझ रहे हो क्या बन गया, विलिंग बन गया, क्या बन गया, विलिंग। अब इस लाइन को पढ़ के देखना, इसका मतलब नोट अनविलिंग का मतलब विलिंग होता है, तो पढ़ के देखना, इन द विलेजेस, persons in the villages are willing for training to improve upon their traditional and hierarchical, अच्छा क्या वे बंदे इच्छुक है, इसका मतलब क्या गांव के बंदे इच्छुक है क्या कि वो ट्रेनिंग के लिए अपने आप को इंप्रूव कर ले, अरे गलत बात है, इसलिए नोट के साथ अनविलिंग लगा दिया इसने, अगर ये ऑप्शन विलिंग होता ना, ये सही होता, विलेजर्स आर नॉट विलिंग, वे इच्छुक नहीं है, लेकिन जैसे ही नोट के साथ अनविलिंग लगाओगे तो बन जाएगा वे इच्छुक है, इच्छुक कहाँ है भाई, वो तो मान ही नहीं रहे, इनडिफरेंट उदासीन बने हुए नहीं, बेटा यहाँ पे आएगा the persons in the village are not eager for taking to improve upon their traditional hereditary techniques of the working, है ना, वो अपनी बेटा परंपरागत टेक्निक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, और बिल्कुल भी उसके उत्सुक या फिर उसके इच्छुक नहीं है ना, आंसर आएगा बेटा 15वें का फर्स्ट। 16 से 20 जल्दी बताइए भाई, किस चीज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा कॉमन एरर के, अनलाइक द अदर रिच मैन ऑफ हिज कंट्री, ऑफ हिज कम्युनिटी, मतलब जिस तरीके से दूसरे अमीर लोग हैं ना उसके समाज के, उनकी तरह नहीं, कौन वो,
वो क्या करता है, ही डज नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, वो गरीबों से नफरत नहीं करता है जैसे जैसे उसकी सोसाइटी के, उसकी कम्युनिटी के दूसरे अमीर लोग करते हैं। तो अनलाइक द अदर रिच मैन ऑफ हिज कम्युनिटी ही डज नॉट लुक डाउन अपॉन, ये भी सही लिख रखा है फ्रेजल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नो एरर है, समस्या ही नहीं है कुछ। पेइंग केयरफुल अटेंशन एट वट, बेटा पेइंग अटेंशन के साथ एट नहीं आता मेरे भाई, टू आता है। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, है ना, स्पीकर जो बात बोल रहा है उसकी तरफ क्या करो, केयरफुल अटेंशन पे करो। 18th, दो ही इज क्विक इन एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, हालांकि वो बंदा क्या है, काफी तेज है किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, ही टेक्स ऑलवेज टाइम, ही टेक्स ऑलवेज टाइम। बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो मेन वर्ब से पहले आती है, मैं कह दूं ही ऑलवेज गोज देयर, ही ऑलवेज डांसेस, ही ऑलवेज ड्रिंक्स, ना कि ही ड्रिंक्स ऑलवेज, तो मेन वर्ब से पहले ऑलवेज आना चाहिए, ही टेक्स ऑलवेज टाइम थोड़ी ना, ही ऑलवेज टेक्स टाइम फॉर, ही ऑलवेज टेक्स टाइम फॉर, ऑलवेज यहां आएगा और टेक्स यहां आएगा। एरर, एरर बेटा थर्ड में है, he always takes time for finding a solution। 19th, his supporters are not as enthusiastic and cooperative as का पेर as से बना रखा है, अच्छा जी, his supporters are not as enthusiastic and cooperative as that of his opponents। अरे भाई दैट ऑफ हिज ओपोनेंट्स में तो पोजेशन बता दिया, ये कहता है उसके सपोर्टर्स इतने इंथुजियास्टिक और कोऑपरेटिव नहीं है जितने उसके विरोधी हैं। तो ओपोनेंट्स अपोस्ट्रोफी एस थोड़ी ना लगाना है, ये वाला ओपोनेंट्स लिखना है भाई, एस लगाया जाना, इसके साथ अपोस्ट्रोफी की जरूरत ही नहीं है भाई। फोर्थ में एरर है कि उसके सपोर्टर्स इतने इंथुजियास्टिक और कोऑपरेटिव नहीं है जितने उसके विरोधी और जितने उसके दुश्मन इंथुजियास्टिक है, यहां पे कहना चाहता है। all those articles that had published, बेटा समझ गए होंगे एरर। अगर बेटा all those articles सब्जेक्ट है तो आर्टिकल हैड पब्लिश, इन आर्टिकल ने किसी को पब्लिश किया या फिर आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं, आर्टिकल तो पब्लिश किए जा चुके हैं, आर्टिकल ने किसी को पब्लिश नहीं किया है। अगर ये पब्लिश किए जा चुके हैं तो आर्टिकल दैट हैड बीन पब्लिश्ड, बेटा यहां पे बीन आएगा, यहां पे क्या आएगा, बीन आएगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा बेटा। एरर सेकंड पार्ट में है। 21 से 25 क्या बनाना है देखते हैं भाई, टू ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, अच्छा जी, फिल्डर्स के क्वेश्चन आगे बनाओ, शाबाश। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच everyone has, participative management in which everyone has dash in a decision that a leader then makes, ठीक है, कोई फैसला है और उसको फिर लीडर बनाता है, आखिरकार उस फैसले को फिर लीडर क्या करता है, अ लीडर देन मेक्स, ठीक है, इज अ मैकेनिज्म फॉर डैश एम्प्लॉइज, इज अ मैकेनिज्म ऑफ डैश एम्प्लॉइज, ठीक है। बेटा एक वर्ड लिखा गया थ्वार्टिंग, ये तो नेगेटिव वर्ड है, उनको बाहर फेंकना एक तरीके से, ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉइज को थ्वार्टिंग करना गलत बात है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच एवरीवन हैज डैश इन अ डिसीजन, बेटा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, जब कोई फैसला लिया जाए और उसके अंदर सभी की भागीदारी हो, सभी की हिस्सेदारी हो, सबकी बात सुनी जाए, लास्ट में कोई फैसला बताया जाए और उस फैसले को सबकी सुन के लास्ट में क्या करे भाई, कोई लीडर उस फैसले को मतलब पक्का करे, वो होती है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो आंसर तो फर्स्ट आ गया भाई साहब, क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर इन अ डिसीजन, हर किसी की हिस्सेदारी होती है एक फैसले में, न कि हर किसी की वैल्यू होती है, न कि हर किसी का मोटिवेशन होता है, रिवार्ड होता है, हर किसी का इनपुट होती है, अरे भाई गलत बात, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आएगा मैकेनिज्म फॉर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज, अरे एम्प्लॉइज तो पहले से इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनके डिसीजन के अंदर उनका शेयर भी तो होना चाहिए कि हाँ इतनी बात हम बताएंगे, ये बात हम बताएंगे, ये हमारी मानो, ये इसकी मानो, है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा बेटा आपका पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। जिससे क्या होगा फिर आगे, कहता पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, दो कोमास के बीच में पड़ी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है क्या, होती है, तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म, बेटा एक ऐसा मैकेनिज्म होता है फॉर डैश एम्प्लॉइज, फॉर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज, जिससे एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, वो बहुत ज्यादा सेफ महसूस करता है, ठीक है, न कि इंपावरिंग स्टिमुलेटिंग, गलत बात है।
22 लैक ऑफ डैश इज बेसिक टू गुड टीम वर्क। बेटा एक अच्छी टीम वर्क के लिए किस चीज की कमी जरूरी है? सवाल सुनना, एक अच्छी टीम वर्क के लिए किस चीज की कमी जरूरी है? लैक बोल रखा है ना, प्रोफेशनलिज्म की कमी जरूरी है एक अच्छी टीम के लिए? अरे गलत बात, प्रोफेशनलिज्म की कमी होगी तो टीम वर्क अच्छा कैसे होगा? पॉजिटिविटी की कमी होगी तो टीम वर्क अच्छा कैसे होगा? कंसिडरेशन, सोच समझ की विचार करने की शक्ति की कमी होगी तो गुड टीम वर्क कैसे अच्छा नहीं होगा? एक डोगमेटिज्म और एक रिजिडिटी। रिजिडिटी होती है बेटा बहुत ही ज्यादा चीजों का कठोर हो जाना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाना। और एक वर्ड लिखा गया बेटा, कौन सा वर्ड लिखा गया बेटा? डोगमेटिज्म। कौन सा वर्ड लिखा गया? डोगमेटिज्म। डोगमेटिज्म होता है जिद। जिद को छोड़ देना एक बेसिक है गुड टीम वर्क के लिए। बट आवर एबिलिटी, एक मिनट के लिए मान लिया कि डोगमेटिज्म आ गया, तो लैक ऑफ डोगमेटिज्म, डोगमेटिज्म की कमी इस बेसिक, मतलब जिद को छोड़ देना, जिद की थोड़ी कमी रखना, जिद को कम ही रखना एक अच्छी चीज है गुड टीम वर्क के लिए। बट अवर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, लेकिन हमारी दूसरों के साथ काम करने की योग्यता डिपेंड्स ऑन अवर व्हाट? डिपेंड्स ऑन अवर मोटिवेशन, कि हम कितने ज्यादा मोटिवेट है इसके हिसाब से दूसरों के साथ काम कर पाएंगे। या फिर हम कितने कंपेटिबल हैं, हम दूसरों के साथ कितने अनुकूल हैं, तभी अच्छा काम कर पाएंगे बेटा। वर्ड लिखा गया टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर ये नहीं कि मैं कितना मोटिवेटेड हूं तो मैं दूसरों को साथ लेके कितना चलूंगा, मैं कितना कॉम्पेटिबल हूं, मैं दूसरों के साथ कितना कोऑपरेटिव हूं, तभी एक गुड टीम वर्क बन पाएगी। तो बेटा इस वजह से मोटिवेशन वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा लैक ऑफ रिजिडिटी, की जो कठोरता है, रिजिडिटी है, उसकी कमी जो है वो एक बेसिक आधार है किसका बेटा? गुड टीम वर्क का। कि गुड टीम वर्क के अंदर रिजिडिटी को थोड़ा कम करना होगा। बट अवर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड्स ऑन अवर कंपेटिबिलिटी, है ना। तो हमारी जो एबिलिटी है दूसरों के साथ काम करने की, वो हमारी कंपेटिबिलिटी, हमारी अनुकूलता के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। हम दूसरों को कितना साथ लेकर के चलते हैं इसके ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। इसलिए आंसर 22 का फर्स्ट आएगा। 23rd, कंप्लीट एंड कांस्टेंट ओपननेस इज अ नोशन। कंप्लीट मतलब पूर्णतः, ठीक है, और कांस्टेंट लगातार, ओपननेस बिल्कुल खुला होना, इज अ नोशन एक ऐसा विचार, एक ऐसी धारणा होती है दैट कैन बी डैश टू एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी होता है क्या? नीचतापन, बेतुकापन होता है एब्सर्डिटी, ठीक है। कोसाइन का मतलब तो भेज देना होता है। तो कंप्लीट और कांस्टेंट ओपननेस एक ऐसी नोशन होती है दैट कैन बी कोसाइन, जिसे भेजा, जिसे सेंड किया जा सके। अरे नहीं, कम्युनिकेटेड टू एब्सर्डिटी वैसे भी सेंस नहीं बनेगी। रिक्वेस्टेड टू एब्सर्डिटी, उससे निवेदन किया जाता है, गलत। मैं सेकंड ऑप्शन से बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये सेकंड, अच्छा कम्युनिट, अच्छा सॉरी फर्स्ट से देखना पड़ेगा ना। तो कॉन्साइन भेज दी जाती है, इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पे देखना, एम आई कम्युनिकेटेड टू स्टॉप। अच्छा देखो, मान लो इस ऑप्शन से देखो यहाँ पे, एम आई कम्युनिकेटेड, यदि मैं क्या कर दिया जाऊं, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड तो टू समवन होगा, टू स्टॉप एवरीवन थोड़ी ना होगा, ठीक है। एम आई रिक्वेस्टेड टू स्टॉप एवरीवन, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट एंड टेल देम माय रिएक्शन टू देयर अपीयरेंस। इसका मीनिंग समझाता हूं मैं तुम्हें। ये कहता है कंप्लीट और कांस्टेंट ओपननेस इज अ नोशन दैट कैन बी डैश टू एब्सर्डिटी। आपका हद से ज्यादा ओपननेस और लगातार आपकी ओपननेस है ना, वो आपको कहां तक ले जाती है? बेतुकेपन तक ले जाती है। और यहां पे एक वर्ड आएगा बेटा, रिड्यूस्ड टू एब्सर्डिटी, मतलब आपकी कंप्लीट ओपननेस एक ऐसा विचार बन जाएगी जो धीरे 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 करते करते कहां रिड्यूस हो जाएगी? आपकी एब्सर्डिटी पर आकर के रिड्यूस हो जाएगी। मतलब वो ओपननेस, वो कंप्लीट और कांस्टेंट ओपननेस तुम्हें एक दिन कहां ले आएगी? एब्सर्डिटी, बेतुकेपन की तरफ ले आएगी। कैसे? मान लो आई एम रिक्वायर्ड टू स्टॉप एवरीवन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। क्या मुझे जरूरत है हर किसी को गली में रुकवाने की और टेल देम, उन्हें यह बताने की, माई रिएक्शन टू देयर अपीयरेंस, ठीक है, कि मेरा क्या रिएक्शन है तुम्हारे अपीयरेंस के प्रति। मतलब किसी बंदे को मैंने देख लिया, फील कर लिया, ठीक है, मैंने उसे कहा भाई साहब यहाँ हो, फिर मैंने उसे कहा आप तो ऐसे दिखते हो, मैंने ऐसा फील किया आपके लिए, आप तो बहुत गंदे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे से शादी नहीं करना चाहते भाई। मतलब ये क्या होगा? मतलब आपका कंप्लीट ओपननेस आपको कहां तक ले जाएगा? घटा करके आपकी एब्सर्डिटी, आपके बेतुकेपन तक ले जाएगा। वही तो बात है। तो बेटा अगर ये रिड्यूस कर देगा, क्या तुम्हें कहां तक ले जाएगा? एब्सर्डिटी तक। एम आई रिक्वायर्ड, क्या मुझे जरूरत है, क्या मुझे जरूरत है क्या हर किसी को गली में चलते हुए आदमी को ये रोक करके पूछने की कि भाई मेरी रिएक्शन क्या है तुम्हारे अपीयरेंस के प्रति? भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूं तुम्हारे लिए। अरे क्यों कहो भाई, है?
कोई बहुत काला पीला सा आदमी उसे आके कहते हो भाई साहब बहुत काले हो आप तो यार, ठीक है, इतने काले भाई साहब, है ना, पंगा पै जाएगा ना। आप चाहे फिर कितने गोरे क्यों ना, वो तुम्हें काला बना के जाएगा फिर, है ना। काले वाले को अगर ये कह दिया ना भाई साहब इतना काला तुम, है, तो बेटा वो हाँ फिर आपको काला बना के जाएगा वो। इसका मतलब भाई कोई जरूरत नहीं है, क्या मुझे जरूरत है हर किसी को गली गली मेरे को आकर के पूछने की। सेकंड, सेकंड सबसे राइट आंसर है। 24, when organizations dash creativity and risk taking, the usual method of maintaining order and dash are indeed shaken। क्या है जी? when organizations propagate creativity and risk taking, propagate का मतलब समझते हो, फैलाना, एक्सपेंड करना। जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी एक्सपेंड करता है और रिस्क टेकिंग को एक्सपेंड करता है, अच्छा, द यूजुअल मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रोडक्शन, अरे भाई उत्पादन किसका करोगे भाई, सप्लाई किस चीज की करोगे भाई, गलत है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज क्रिएटिविटी, मुझे लगता है बेटा इंक्रीज आना चाहिए, एग्जिबिट दिखाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है अपनी क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को, तो यूजुअल मेथड होता है जिससे मेंटेन किया जाता है ऑर्डर और क्या, ड्यूरेबिलिटी आर इंडीड, वो वास्तव में शेकन, वो हिल जाती है, ऑर्डर और ड्यूरेबिलिटी हिल जाती है। कब, जब ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है क्रिएटिविटी, अरे जब एग्जिबिट करेगा क्रिएटिविटी को तो दिक्कत नहीं है ना। और व्हेन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोपोजेस, प्रोपोजेस टू आना चाहिए था, क्या फंडा है, गलत है। आंसर आएगा बेटा व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बेटा क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है, उसे बढ़ोतरी देता है, थोड़ा प्रोत्साहन देता है, तो मेथड जो होता है ना मेंटेन करने का ऑर्डर को, ठीक है, और किसको, डेकोरम को, वो अपने आप में क्या हो जाते हैं बेटा, शेकन, वो हिल जाती है चीजें, है ना। जब बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग लेगा तो वो उसमें मतलब इम्बेलेंस हो जाती है चीजें कि कौन सी ऑर्डर वाली और कौन सी डेकोरम वाली, ठीक है। व्हेन आई एम एन ऑटोक्रेट आई एम डैश इन द एक्सट्रीम, बेटा इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आंसर आ गया डोमिनेटिंग। व्हेन आई एम एन ऑटोक्रेट आई एम डोमिनेटिंग इन द एक्सट्रीम, माय डायरेक्ट मेथड इज टू, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, जब कोई बंदा ऑटोक्रेट बन जाएगा तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, टू रिजेक्ट पावर एंड कंट्रोल। अरे ऑटोक्रेट बनेगा तो पावर और कंट्रोल को रिजेक्ट करेगा, गलत बात है। ऑटोक्रेट बनेगा तो उसका डायरेक्ट मेथड होगा पावर और कंट्रोल को निगल जाना, खा जाना, अरे गलत बात है, ठीक है। व्हेन आई एम एन ऑटोक्रेट आई एम परफेक्शनिस्ट इन एक्सट्रीम, अरे भाई अगर बंदा ऑटोक्रेट ही बन गया तो परफेक्शनिस्ट कैसे बन जाएगा, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ गलत। आई एम एन ऑटोक्रेट आई एम इलेबोरेट, अरे इलेबोरेट तो वर्ब है बेटा, तो इज एम आर वो जोर के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए या वर्ब की एनजी फॉर्म आए, अरे भाई वी वन कैसे आ सकता है, गलत बात। आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा 26 से 30, शाबाश बना दीजिए, क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है बेटा क्या, रीऑर्डर ऑफ पैराग्राफ। शाबाश बनाइए, कुछ लाइनें आपके सामने लिखी हुई है, शाबाश बनाने की कोशिश कीजिए। बनाओ भाई। The government is not prepared on the ground to deal with the internally displaced. There is no evidence to suggest that। अच्छा ये कुछ नाम चल रहा है बेटा, द लीड, हाँ ये रहा दा लगा के, ठीक है, ये रहा दा लगा के यहाँ पे, है ना, और किसी में भी है, हम्म, ये रहा, है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें आई हुई है, ए बी सी डी ई, और भी कोई लाइन है, अच्छा रीऑर्डर का क्वेश्चन है, बनाना द पॉलिटिकल हेड ऑफ the lead B Nadesan urged the international community to affect
अ सीज फायर एंड इनिशिएट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। बेटा एक पॉलिटिकल हेड लीड नाम की संस्था का जिसका नाम है बी नेदेसान, ठीक है, उसने अर्ज किया है पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कि आप जो सीज फायर है ना इसको अफेक्ट करो, टू अफेक्ट सीज फायर एंड इनिशिएट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और इसका राजनीतिक समाधान निकालो एज अ प्रायोरिटी रादर देन इंसिस्ट दैट द लीड ले डाउन आर्म्स। बेटा लीड है ना, शायद आपने सुना होगा यार, तमिलनाडु की साइड था है ना, राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी उन्हें उड़ाया गया था, शायद उन्हीं का कुछ मामला था लीड वगैरह का, पता नहीं है ना, कोई ऐसा ग्रुप था। तो ये इस लाइन का मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल हेड है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस लड़ाई दंगे को छोड़ दो और एक राजनीतिक समाधान निकाल लो, ये मेरी प्रायोरिटी है, न कि मैं जोर दे रहा हूं कि लीड ने हथियार डाल दिए हैं, ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं कहना चाहता हूं समाधान निकालो, इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने क्या कर दिया, ले डाउन आर्म्स, कि मैंने हथियार डाल दिए। अच्छा, इन एन अपील टू द हेड्स ऑफ को चेयर कंट्रीज ही सेड, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ही सेड, ये ही किसके लिए आया है, अच्छा ये बहुत सारे देशों से अपील कर रहा है, कौन अपील कर रहा है, ये अपील कर रहा है, ये कौन, ये लीड नाम का क्या, ये पॉलिटिकल हेड, इसका पहले नाम आ गया नाउन, फिर क्या आ गया प्रोनाउन, इसने दुनिया के देशों से अपील की है, तो पहले क्या आ गया सी, फिर क्या आ गया डी, लो भाई आगे देखो क्या आएगा, इसने अपील की, इसने कहा है क्या, व्हेन अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इज रीच फॉर तमिल पीपल, इसने कहा जब कोई स्थायी समाधान, स्थायी राजनीतिक समाधान निकल आएगा तमिलनाडु के लोगों के लिए, विद द सपोर्ट एंड द गारंटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसकी सहायता से, समर्थन और गारंटी, जब अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी होगी उसकी सहायता से कोई समाधान निकाल लिया जाएगा, द सिचुएशन विल अराइज, तो सिचुएशन अराइज होगी, वेयर देयर विल बी नो नीड फॉर द आर्म्स ऑफ द लीड, है ना, और उस टाइम जो है बेटा देयर विल बी नो नीड फॉर द आर्म्स, अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं होगी, ऑफ द लीड, लीड को। अच्छा इन्होंने ये बात कही, ठीक है, द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिसमिस्ड इट एज हिलेरियस। अच्छा एक बात बताइए, देखो इस बंदे ने, लीड नाम का जो हेड था बेटा, इसने है ना, इसने क्या किया, ये जो बी नदेशन था, इसने है ना को चेयर कंट्रीज से क्या की, अपील की, उन को चेयर कंट्रीज में एक नाम क्या आता है, श्रीलंका की गवर्नमेंट का, इसने अपील सबसे की कि ऐसा ऐसा होगा तो भाई ऐसा करेंगे, देख लेंगे या जो भी है, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट डिसमिस कर दिया, इट किसके लिए आया है, इट बेटा इसने जो प्रपोजल रखा ना उसी के लिए आया था, आया है, श्रीलंका ने डिसमिस कर दिया इस चीज को, और क्या बता दिया, हिलेरियस मतलब थोड़ा मजाक उड़ाया, तो इट इज मतलब सबसे पहले क्या करता है, दुनिया से कहता है कोई स्थायी समाधान निकालो, ये मत समझो कि इसका मतलब भाई हमने हथियार डाल दिए, हम तो कह रहे हैं हमारी तो प्राथमिकता है कि सुन लो बात, नुकसान हो जाएगा ज्यादा, फिर ये अपील करता है दुनिया के देशों से, फिर दुनिया के देशों में एक नाम आता है श्रीलंका, तो लाइन से लाइन जुड़ती जा रही है ना, सी डी ई, अब देखो भाई ए और बी बच गया, देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट लीड इज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ सिविलियंस इन द वार जोन, देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट। अच्छा फिर क्या हुआ, ये सरकार इसे हंसने वाले तरीके से क्या कर देती है बेटा, डिसमिस कर देती है, और देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लीड जो है बेटा, वो जो ग्रुप है वो तमिल की जो बातें करता है, वो चिंतित है किसकी, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ सिविलियंस के बारे में वार जोन में, ठीक है भाई, द गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ग्राउंड टू डील विद इंटरनली डिस्प्लेस्ड, ये तो बहुत इंडिपेंडेंट लाइन है बेटा, ठीक है, कि 36,000 लोग ऐसे वैसे फंसे हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार, देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट, तो लीड वाली लाइनें तो जुड़ती जा रही है, देख लो, ठीक है, तो सी डी ई को लीड से जोड़ा, इसके बाद में बेटा बी आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा, ये बन गया ऑर्डर सी डी ई बी ए, सी डी ई बी ए, तो देख लो भाई क्या पूछा है, फर्स्ट लाइन सी होगी आंसर, सेकंड लाइन सी के बाद क्या आया था, सी डी ई बी ए, सी डी, सेकंड डी होगी, सी डी ई होगी थर्ड, सी डी ई, और फिर बी आएगा फोर्थ, फोर्थ बी, और लास्ट आएगा क्या, ए, सी डी ई बी और ए, और ये इसने पूछा है बेटा फिफ्थ लाइन कौन सी होगी, तो फिफ्थ लाइन कौन सी होगी, फिफ्थ लाइन अपनी ए होगी बेटा, कौन सी होगी, ए होगी, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी सीरीज, अपना जो टेस्ट चल रहा था उसके 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, ये सेट आपका था SKPO1 AA YK N। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी नए टेस्ट के साथ।